जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 4। अच्छा, ये आपके आने से पहले मैंने भाई इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, थोड़ा सा बैठना जरा। क्या आपके क्या आने से पहले ये मैंने शेड्यूल नोट किया है, नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें एक चीज़ कल हमने नहीं लिखी थी, वो मैंने एक्स्ट्रा लिखी है, वो आप भी लिख लें। नोट का नाम लिखना ज़रूरी है। नोट का नाम है, बोलें, इंटेंजिबल्स। जैसे आपको पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने दिखाया था, ये मैंने एक फर्जी नंबर एज्यूम किया है 22। यानी आपको पता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नंबर लगे हुए थे, क्योंकि पीपी का नोट अलग था, इंटेंजिबल्स का अलग था, तो पता नहीं सीरियल नंबर में कौन सा नंबर आ रहा हो, तो पेपर में भी आप कोई नंबर एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने 22 नंबर इसको दिए, नोट का नाम इंटेंजिबल लिखा है, तो इसकी कोई जगह ढूंढ के यहाँ पे आप लोग लिख लें नोट का नाम, जो कल आप सोल्यूशन अपना बना रहे हैं। ओके अच्छा, मुझे ये बताएं, कल सॉफ्टवेयर की हमने जो अमोर्टाइजेशन चार्ज की थी, वो नए वाले की 3 महीने क्यों की थी? क्योंकि वो यकम अप्रैल से लिया था, यकम अप्रैल 2016 से लिया था। और पुराने वाले को 9 महीने क्यों डिप्रिशिएट किया था अमोर्टाइज? इसलिए कि वो यकम अप्रैल 16 तक वो यूज़ होता रहा था। अच्छा, अब मेरे भाई थोड़ी सी रिवीजन करवा दें। एक सेट है हमारा इंटेंजिबल्स का जो इंटरनली जनरेट होते हैं, उसमें एक सेट ऐसा है जिसको आपने इंटेंजिबल नहीं बनाना। ये किताब का पेज नंबर 21 है ना? किताब का नहीं मादरत, किताब में तो कोई और होगा, ये पेज नोट्स का। अच्छा, इंटेंजिबल्स ना खोलें, इंटेंजिबल्स इंटरनली जनरेटेड 5 ऐसे हैं जो इंटेंजिबल नहीं है, जिन्हें हमने सेट 1 का नाम दिया था। गुडविल, ब्रांड, मैसेज, पब्लिशिंग टाइटल और कस्टमर। अगर ये इंटरनली बनाए तो इंटेंजिबल नहीं है। और एक्वायर्ड वाले तो सारे ही, इस साइड को भी मैंने पढ़ाया नहीं हुआ, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, एक्वायर्ड वाले तो सारे ही इसे हमने सेट ए का नाम दिया था, इसे हमने सेट बी का नाम दिया था, और फिर फर्दर इसमें इसका नाम सेट 1 रखा था, इसका सेट 2 रखा था। तो एक्वायर्ड वाले बोलें सारे ही, बोलें सर, एक्वायर्ड वाले सारे ही इंटरनली जनरेट वाले 5 इंटेंजिबल, बाकी इंटरनली जनरेट वाले सारे कोई फार्मूला बना रहे हैं, कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अगर इंटरनली जनरेट कर रहे हैं तो वो इंटेंजिबल है। उसमें डेवलपमेंट फेज जो अच्छी वाली है वो कैपिटलाइज की जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब ज़रा पढ़ें पॉइंट 4। हाँ जी, बताएं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30/16 IAL ने खर्च किया 10 मिलियन ऑन परचेज ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रांड। पता नहीं ये आखिरी दिनों में बच्चे दोबारा सवाल पूछ रहे होते हैं मैसेज करके, सर ये लाइन बता दें, ये क्यों नहीं इंटेंजिबल? भाई वाज़ेह तौर पे अभी आपको दिखाया है, ये क्यों नहीं इंटेंजिबल? इंटरनली जनरेट किया हुआ ब्रांड इंटेंजिबल नहीं है, ये सेट 1 में हमने डाला था, ये इंटेंजिबल आपने अपने रजिस्टर पे नोट किया था ये। तो पढ़ें ज़रा दोबारा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30/6/2016 IAL spent 10 million on development of a new brand। तो इसने 10 मिलियन खर्च किया नए ब्रांड के ऊपर। तो मोहतरम, ये 10 मिलियन पता नहीं इसने कैसे निकाल लिया, कॉस्ट वैसे इसकी रिलायबली मैयर नहीं होती, क्योंकि ब्रांड ऑटोमेटिकली बिजनेस में बिल्ड हो रहा होता है, हम उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे होते। यूजफुल लाइफ ऑफ द ब्रांड इज एस्टिमेटेड एज, परेशान करने के लिए लाइफ भी दे दी, कॉस्ट भी दे दी, ताकि बच्चे एडिशन में भी डाल के आएं और अमोर्टाइजेशन भी चार्ज करें।
तो मोहतरम इन सारी बातों को हमने इग्नोर करना था। इट इज़ नॉट एन इंटेंजिबल, और कोई नोट देने की ज़रूरत नहीं, कोई एजम्पशन देने की ज़रूरत नहीं, बस उस नोट हमसे मांगे, उस नोट में इसकी कोई जगह नहीं है। हम ब्रांड्स में जाकर इस ब्रांड को एडिशन में नहीं डाल सकते, बिकॉज इट इज इंटरनली जनरेटेड। लेकिन किताब पे हम ज़रूर लिख लेंगे ताकि याद रहे, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड is not an intangible asset. Internally generated brand is not an intangible asset. अच्छा जी, पॉइंट 5 के अंदर जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, वो आपने पढ़ा हुआ है FR1 की क्लास में। पॉइंट 5 को पढ़ लें। अच्छा, ऐसी एक अजीब सी बात कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ समझने के लिए। यहां पे आपने यहां पे खड़े होकर 2010 के पहले दिन एक लैंड खरीदी। फर्स्ट रो में जगह बना दें, वो बैग नीचे रख दें जो एंड पे पड़ा हुआ है। भाई ये बैग नीचे रख दो, लैपटॉप वाला। अच्छा, टाइम पे आएगा। 2010 के स्टार्ट में जाके आपने क्या खरीदी? लैंड खरीदी। आप 2010 में डेप्रिशिएट नहीं की, 11 में डेप्रिशिएट नहीं की, 12 में डेप्रिशिएट नहीं की, 13 में आपने डेप्रिशिएट नहीं की, क्योंकि लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते। 2014 में कोई नई हुकूमत आई, उसने कहा भाई ये लैंड गलत है, बिल्कुल इधर ये लैंड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ये लैंड हमारी है। पता नहीं आपने कैसे किया हुआ है। 2 साल का हम आपको टाइम दे रहे हैं, 2 साल के अंदर अंदर इस जगह को फारिग करो। अब क्या इंडेफिनिट लाइफ है लैंड की? अब तो लैंड की लाइफ आपको पता चल गई। ऐसी मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो लाइफ आपको पता चल गई। अब आपने फर्ज करें 10 लाख की लैंड ली थी, अब आप 5-5 लाख डेप्रिशिएट कर दें इधर। कहते हैं यार वो ख़त्म करो आप लैंड को, जो चीज़ पता है इसने फ़ायदा ही कितने साल देने हैं, और उसके बाद इस पर कब्जा हो जाना है। एक मिसाल दी है समझाने के लिए, हालांकि आइए 16 में कोई ऐसी बातें नहीं की हुई, एक मिसाल दी है समझाने के लिए। अब ज़रा आए इधर पॉइंट 5 में। इस तरह की बातें आप पढ़ते थे FR1 में कि एक एसेट है 10 साल के लिए ख़रीदते थे, अंदाज़ा बदल जाता था, उसकी उम्र सिर्फ 6 साल रह जाती थी, या 6 साल के लिए ख़रीदते थे, अंदाज़ा रहता था उसकी उम्र 50 साल हो जाती थी। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट है कि आपने एक एक्सचेंज इन एस्टीमेट, आपने एक एसेट खरीदा जिसकी लाइफ इनडेफिनेट है, लेकिन बीच में चलते चलते पता चल गया उसकी लाइफ है। हुकूमत ने आपको, नवाज शरीफ ने आपको कहा आप असलहे का लाइसेंस ले लो। आपने कहा जी मैं इतने पैसे देता हूं, लाइसेंस लेता हूं। 15 मिलियन दे के आपने लाइसेंस खरीद लिया नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ ने कहा 15 मिलियन का तुम्हें मैं लाइसेंस देता हूं असलहे का। आपने कहा कितने अरसे के लिए? नवाज शरीफ ने कहा ता क़यामत यूज़ करो, कोई मसला नहीं, बस 15 मिलियन एक दफ़ा हमारे ख़जाने में जमा करा दो, और 15 मिलियन जैसे ही तुम जमा कराओगे तुम्हें असलहे का लाइसेंस मैं दे देता हूँ इंडेफिनिट पीरियड के लिए। अपने जितने सिक्योरिटी गार्ड है उनको असलहा दे दो, हम में से कोई नहीं आपसे आके पूछेगा। इंडेफिनिट पीरियड के लिए लाइसेंस है। और फिर एकदम हुकूमत बदली, इमरान खान की हुकूमत आई, उसने कहा ना 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 पुत्र, वो जो लाइसेंस नवाज शरीफ दे के गया था इंडेफिनिट पीरियड के लिए, वो बात में हुकूमत की गई वापस लेता हूं, और अब ये लाइसेंस की लाइफ है, इस लाइफ के अंदर तुमने इसको इस्तेमाल करना है, और उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। वो वाला कॉन्सेप्ट है। अब जरा पकड़ के अमोर्टाइजेशन एक दफा निकालने की आप खुद कोशिश कर लें, फिर मैं भी निकाल देता हूं। द लाइसेंस अपीयरिंग इन IAS बुक्स, वो तो ऊपर नजर आ रहे हैं हमें सवाल में, वो ऊपर नजर आ रहे हैं।
द लाइसेंस अपीयरिंग इन IELTS बुक्स वाज इशूड बाय गवर्नमेंट फॉरेन। शायद मेरी फीलिंग है कोई पुरानी गवर्नमेंट होगी, पुरानी गवर्नमेंट ने इनडेफिनेट पीरियड के लिए दिया था। हाउएवर ऑन यकम जनवरी 16, साल के पहले 6 महीने कोई मसला नहीं है, प्लीज साल के पहले 6 महीने अमोर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। ऑन यकम जनवरी 16 the government introduced a legislation under which the existing license would have to be renewed after, आपने 10 साल बाद रिन्यू करना है, पता नहीं वो कितने का करना है, तो रिन्यूअल कॉस्ट भी नहीं दी कल की तरह। तो यकम जनवरी 26 को इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, ऐसा ही है ना। यकम जनवरी 17, यकम जनवरी 18, यकम जनवरी 19, यकम जनवरी 20, यकम जनवरी 21, यकम जनवरी 22, यकम जनवरी 23, यकम जनवरी 24, यकम जनवरी 25, यकम जनवरी 26, यकम जनवरी 26 को इसके कितने साल पूरे हो जाएंगे। तो अब 10 साल में हमने इसको क्या करना है, अमोर्टाइज। लेकिन हमारे साल सिर्फ 6 महीने करेंगे, हमारे साल 6 महीने करेंगे, यकम जनवरी से लेके 30। और अगर ये हुकूमत का नोटिफिकेशन यकम जुलाई को आया होता तो फिर और बात थी, लेकिन अभी कब आया हुआ हुकूमत का नोटिफिकेशन, यकम जनवरी। चलें जी, इसकी अमोर्टाइजेशन निकालें। लाइसेंस की कॉस्ट आपको ऊपर से सवाल से मिलेगी। वैसे ना यहाँ पे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट हमें लिखनी चाहिए थी और यहाँ पे सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन वगैरह लिखनी चाहिए थी। बता दें कल जरा सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्या निकली थी नए वाले की, 120 कैसे निकली थी, 115 जमा 5, याद आ रहा होगा, 5 रुपये वो कंसल्टेंसी थे, कुछ चार्जेस टाइप के थे। और ये वाला 15 कैसे निकला था, बोले पुराने वाले की पहले बताएं कैसे निकली थी। 80 डिवाइडेड बाय 5, 9/12 प्लस 120, 10 इंटू 3/12, इसकी कितनी निकल आई थी, 12, और पुराने की नए की 3, टोटल 15। और ये 60 कैसे निकला था, ये 60 कैसे निकला था, 48 प्लस ये वाला 12, 48 प्लस 12 इज इक्वल टू 60। तो इस तरह की वर्किंग्स हम एग्जामिनर को शो करेंगे। ये नोट का पार्ट नहीं है लेकिन ये वर्किंग का पार्ट है। अच्छा, अब नंबर 6 जो मैं करने लगा हूँ, किसकी डिस्कशन हो रही है जी, लाइसेंस की। अमोर्टाइजेशन निकलवाएं जी। कॉस्ट 15, कॉस्ट से ऊपर आ रही है 15 मिलियन। 15 ने 10 सालों में इस्तेमाल होना है, कब से कब तक, यकम जनवरी 16 से यकम जनवरी 26 तक। उसमें हमारे साल कितने महीने इस्तेमाल होगा, 6 महीने। 15 डिवाइडेड बाय 0. ये अमोर्टाइजेशन किसकी आ गई जी, लाइसेंस। नोट कर लें, इधर जगह बना दें, एक दफा बैग उठा दें, बस ठीक है। उधर हो जाए ना, इधर। अच्छा जी, आगे पढ़ें। उधर रखो जरा कैमरा, किसी ने और वर्किंग को पुरानी नोट करनी है तो कर लेगा। Okay. Point number 6, IEL uses cost model to value its intangibles and amortize them on straight line base। ठीक है जी, ओवर हो गया। अब टोटल्स कर देते हैं।
अच्छा, ब्रांड्स की लाइफ ऊपर दी हुई थी, कितने साल है? ये कौन से वाले ब्रांड्स हैं? परचेज। इनके बारे में नीचे और कोई डाटा नहीं दिया हुआ, तो बस इनकी सिर्फ आप क्या कैलकुलेट करेंगे? अमोर्टाइजेशन इस साल की। क्लियर? ये वाला खाली रहनी थी ना अमोर्टाइजेशन जहां पे। तो ये कौन से वाले ब्रांड्स हैं बोले? परचेज्ड ब्रांड्स हैं। परचेज ब्रांड्स को क्या किया जाता है? अमोर्टाइज किया जाता है। इनकी लाइफ गिवन है इसलिए इनको अमोर्टाइज किया जाएगा। ब्रांड बोलें जी लाइफ कितनी है? 10 years और कॉस्ट कितना आ गया? 20। चलिए टोटल कराएं, एडिशन भी नहीं। जी जी डिस्पोजल सिर्फ सॉफ्टवेयर में है। ये 3 किसकी अमोर्टाइजेशन बची है? वो जो न्यू सॉफ्टवेयर की। अबू बकर यहां तक है ना? यहां तक कवर हो रहा है? ओके 0 पॉइंट जी 0.140 कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 117 14 पॉइंट, बिल्कुल सही कह रहे हो बीवी। 29.25। बुक वैल्यू अच्छा, ये कुछ फॉर्मेलिटीज सी हैं, ये भी साथ ही कर जाएगा नहीं पूरी। लाइफ ब्रांड्स की कितनी थी? 10 years। सॉफ्टवेयर की नए वाले की 10, नए वाले की लिख दें। ये इसमें आप 5 to 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पुराने वाले की क्या थी? 5 और नए वाले की तो 5 to 10 भी चलेगा, कोई मसला नहीं। खैर है कुछ नहीं, अमोर्टाइज तो हुए ना इस साल, अमोर्टाइज तो हुए ना इस साल। ये कौन सा न्यूमेरिकल फिगर्स हैं? ये तो यूजर को एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बस हम, तो चलेगा, कोई मसला नहीं। समझ आ गई बात? इसकी बेस पे न्यूमेरिकल फिगर्स तो नहीं आनी। कुछ की 5 थी लाइफ और कुछ की 10 थी। अच्छा जी, लाइसेंस पहले तो इंडेफिनिट थे, लेकिन अब 10 ईयर। प्रोडक्शन प्रोसेस 10 years। अच्छा जी, मेजरमेंट मॉडल, मेजरमेंट मॉडल रिवैल्यू तो नहीं किया किसी को, तो मेजरमेंट मॉडल कॉस्ट, मार्केट वैल्यू पे नहीं लेके गए किसी को। एक और चीज, अमोर्टाइजेशन मेथड, अमोर्टाइजेशन मेथड सबका ही स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आप लोग पूरा लिखिएगा, एसएल नहीं लिखना पेपर में, स्ट्रेट लाइन। आगे आज भी देखने में इशू हो रहा है, तो फर्स्ट रो में है जगह, जंप करके आना पड़ेगा। पूरी एक जंप है, बाकी क्लास अच्छी गुजर जाएगी। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। एक कॉन्सेप्ट इंट्रो वाला जैफर 1 वाला रिवाइज करवाया था, वो होता है इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ।
इकोनॉमिक लाइफ होती है उस एसेट की स्पेसिफिक। मिसाल के तौर पे आपने डेप्रिसिएशन का मेथड जब भी पढ़ा होगा ना, आपने देखा होगा लिखा होता था फॉर्मूला एंट्री क्लास में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। कभी भी इकोनॉमिक लाइफ में लिखा होता था। तो यूजफुल लाइफ होती है एंटिटी की जो इंटेंशन है, एंटिटी की जो नीयत है। गाड़ी की इकोनॉमिक लाइफ 20 साल है, लेकिन आमतौर पे हम 5-6 साल पे क्यों डिप्रिशिएट करते हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने जहन में सोचा होता है मैंने इसे 5 साल बाद रिप्लेस करके उसको नई गाड़ी ले देनी है एम्प्लॉय को। इस वजह से हम यूजफुल लाइफ फार्मूले में लेते हैं, ना कि इकोनॉमिक लाइफ। तो सॉफ्टवेयर में शायद कल लिखा हुआ था कि 15 साल तक चल सकता है, लेकिन हमारी नीयत क्या है? 10 साल चलाना। तो फिर जितने साल हमने चलाना है उस साल के ऊपर अमोर्टाइज करेंगे। ये कल एक कॉन्सेप्ट इंट्रो FR1 वाला दिया था। ओके इसमें ना वैसे आजकल आई कैप एक लाइन डाल रहा है, इस सवाल में तो नहीं डाली हुई थी, कि टोटल के कॉलम की जरूरत नहीं है। लेकिन टोटल का कॉलम वैसे जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि बैलेंस शीट के फेस पे कौन सी फिगर जाएगी? टोटल तो है नहीं अभी हमारे पास, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस आजकल टोटल का कॉलम भी डालती हैं। टोटल का कॉलम अगर डलेगा तो 200 जमा 80 जमा 15 295 150 360 88 36.5 नेगेटिव 60 88 प्लस 36.5 माइनस 60। अच्छा लगता है कुछ लोग देख रहे हैं कि ये बच्चे कैलकुलेशंस कैसे करवा रहे हैं, कैलकुलेटर नहीं पकड़े हुए इन्होंने। 365 माइनस 64.5 300 पॉइंट। लेकिन अगर टोटल आप करें तो इसके बाद एक आपने चीज़ का ध्यान रखना है कि 300.5 जब निकल आए ऊपर से ऐसे, तो आप ऐसे करके चेक ना कीजिएगा, क्योंकि ये बराबर ना है तो आपको टेंशन शुरू हो जानी है। तो हालांकि इन चारों का टोटल भी करें तो यही आना चाहिए 300.5। तो पेपर में टोटल कर दीजिएगा अगर टाइम हुआ। वैसे अब आई कैप आजकल रिक्वायरमेंट में डाल रहे हैं कि टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम लग जाता है। अब बैलेंस शीट पे क्या जाएगा? बैलेंस शीट के फेस पे 300 पॉइंट, ये बैलेंस शीट के फेस पे जाएगा। और P&L में क्या जाएगा? कितनी अमोर्टाइजेशन? कितनी? 36.5 ना 64.5 तो मोहतरम ये क्लोजिंग कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन है। इसमें तो पुराने सालों की भी पड़ी हुई है। तो इसलिए बैलेंस शीट में ये जाएगा 300 पॉइंट, और P&L में क्या जाएगा? ये बैलेंस शीट में जाएगा, और P&L में क्या जाएगा? 36.5। और वो जो लॉस आया था वो भी जाएगा। कौन सा? ये नहीं एक एंट्री की थी, ये जो लॉस आया था, ये 20 का लॉस भी P&L में जाएगा। अभी कैमरा उधर रखें। हाँ, वो जो इन्होंने सही कहा है, एक और भी कोई खर्चे शर्चे थे, सॉफ्टवेयर में भी कोई खर्चा था 2 रुपये का, इधर लाओ। तो छोटी छोटी चीज़ें P&L की और भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं अमोर्टाइजेशन सिर्फ बताना चाह रहा था, अमोर्टाइजेशन कितनी जानी है। हाँ, डेवलपमेंट में से जो बुरी वाली डेवलपमेंट थी वो भी एक्सपेंस में जाएगी। ओके, एंड पे आ जाए नोट्स के, और क्वेश्चन 6 निकालें। ये लेक्चर नोट्स हैं, अगर किताब
आ चुकी है और फिर कोई लेक्चर ले रहा है, तो लेक्चर नोट्स में आपको मिलेगा किताब के एंड पे ये क्वेश्चन IAS 38 में क्वेश्चन 6। बहरहाल हमारे फ़िलहाल नोट्स में पेज 48 है। चलें जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, स्क्रीन पे देखें बस। ऑन 1 जनवरी 2015 एन एंटिटी बॉट 4 लाइसेंसेस फॉर 10 ईयर्स। लाइसेंस हुकूमत से ख़रीदा 10 साल के लिए। डिटेल्स आर एज फॉलोज। कॉस्ट 180 मिलियन समझ लें, जो मर्जी समझ लें, 180 में हमने ख़रीदा। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन, कितने साल फ़ायदा देगा? 14 साल फ़ायदा दे सकता है, लेकिन हुकूमत से हमने कितने साल के लिए ख़रीदा? कितना अरसा ये हमें कैश जनरेट करके दे सकता है? 14 ईयर्स। तो अगर यूज़फुल और इकोनॉमिक लाइफ अलग ना दी हो तो बस यूज़फुल और इकोनॉमिक लाइफ एक ही होती है। तो ये तो इसकी आगे मोहतरम कौन सी लाइफ? यूज़फुल लाइफ। कितने अरसे तक हमें ये कैश जनरेट करके दे सकता है? हुकूमत ने कितने साल के लिए दिया है? 10 साल के लिए। हमें कितना अरसा फ़ायदा दे सकता है? 14 साल के लिए। रिन्यू कितने में होगा? 2 रुपये में। ख़रीदा कितने में था? 180 में। बल्कि इनको रुपीज़ इन मिलियन समझें। कितने मिलियन में ख़रीदा? 180 मिलियन में। रिन्यू कितने में होगा? 2 मिलियन में। ये रिन्यू कितने अरसे के लिए होगा? हुकूमत लाइसेंस कैन बी रिन्यूड फॉर ओरिजिनल लीगल लाइफ, एक्सटेंशन, यूजफुल लाइफ। लो जी, ये तो 3 किस्म की चीज़ें आ गई। अब आपने बड़ा अटेंटिवली बात को समझना है। ये तो 3 किस्म की चीज़ें आ गई। कल वाले सवाल में ऐसा कोई मसला नहीं था, 3 किस्म की चीज़ें नहीं थी। कल वाले अगर आप सवाल देखें, पहला सवाल क्वेश्चन 4 जो था, इधर ही देखें बस, उसमें लीगल लाइफ गिवन थी, लीगल लाइफ गिवन थी, लेकिन लीगल लाइफ में कोई रिन्यूअल का तस्वर नहीं था। खाली क्या गिवन थी और साथ क्या गिवन थी? तो हमने लीगल और यूजफुल को कंपेयर किया था। इसमें से किस पे अमोर्टाइज कर दिया था? शॉर्टर के ऊपर। ठीक है, इस सवाल में आए जो आज वाला है, इसमें उसी तरह लीगल लाइफ गिवन है जैसे उस सवाल में गिवन थी अभी, और उसी तरह यूजफुल लाइफ, लेकिन एक चीज़ नई और गिवन है। वो क्या गिवन है? ये कॉन्सेप्ट भी कल अगले सवाल में 5 में डलवा के आपको समझा दिया था। अब हमने देखना यह है कि रिन्यूअल महंगी है या रिन्यूअल सस्ती है। अगर रिन्यूअल सस्ती है तो रिन्यूअल को लीगल लाइफ का पार्ट बनाएं, रिन्यूअल को लीगल लाइफ का पार्ट बनाएं। अब जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा सस्ती महंगी के लिए, उसको मैं ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट करूंगा। 180 रुपए या 180 मिलियन के मुकाबले में 2 मिलियन होने के बराबर है या ना होने के बराबर है? तो 180 बमुकाबला 2, तो इसका मतलब है सस्ता रिन्यू हो रहा है, महंगा? तो अगर सस्ता रिन्यू हो रहा हो तो ऐसी सूरत के अंदर ज़रा देखते रहिएगा आप। खैर है, ए स्किप हो गया, मादरत मेरे से। लीगल लाइफ, कौन सा लाइसेंस? लाइसेंस डी की बात कर रहे हैं हम। लीगल लाइफ को मैं 10 लूं या मैं रिन्यूअल भी कराऊंगा?
तो लीगल लाइफ को कितने साल लूं? 15 साल। लीगल लाइफ कितने साल होगी जी? 15 साल। वाई? 10 साल के लिए कितने रुपए दे के मिला? 180 मिलियन। 5 साल के लिए और मिल जाएगा कितने रुपए दे के? 2 मिलियन। तो मैं क्या कहूँगा, ये तो बम्पर ऑफर है एक तरह की, और मैं इसको ज़रूर अवेल करना पसंद करूँगा। तो इसका मतलब है कि मुझे रिन्यूअल क्या पड़ रही है? इसका मतलब है मैं लीगल लाइफ 10 लूँ या रिन्यूअल डाल के लूँ? डाल। अब बता दें लीगली ये मैं कितने साल इस्तेमाल करने की नीयत रखता हूँ, लेकिन वो एसेट कहते हैं मैंने फ़ायदा कितने साल देना है। यूज़फुल लाइफ बताएं जी 14। इनमें से लोअर या शॉर्टर बताएं। अब मुझे बता दें मैं इस इंटेंजिबल को कितने सालों पे अमोर्टाइज करूंगा? 14 पे। कॉस्ट क्या है इसकी? और बाकी 2 रुपये देखी जाएगी जब खर्चा होगा। कॉस्ट 180, अमोर्टाइजेशन बोलें 180 डिवाइडेड बाय 14 कितना? 13। क्लियर हो गया? अब तसल्ली से एक दफ़ा सवाल दोबारा पढ़ लें, या वाइट बोर्ड से, अपने कॉपी से नहीं, किताब से नहीं, वाइट बोर्ड से एक दफ़ा सवाल दोबारा पढ़ लें और सोल्यूशन देख लें। येलो में क्या गिवन है? लाइफ्स, और ग्रीन में कॉस्ट अमाउंट्स। कितने का ख़रीदा 10 साल के लिए? अगले 5 साल में कितने का और मिल सकता है? इसका मतलब है पैसे ना होने के बराबर देने पड़ेंगे। तो बता दें अगर पैसे ना होने के बराबर देने पड़ेंगे तो मैं लाइफ 10 साल लूँ या 10 जमा 5 15? मैं ज़रूर सस्ती चीज़ रिन्यू कराना पसंद करूँगा। अब जब लीगल लाइफ 15 हो गई, यूज़फुल लाइफ को तो मैं बदल नहीं सकता, वो तो सवाल में गिवन है। वो कितनी है? 14। तो बता दें जो चीज़ लीगली 15 साल हमारे साथ रहेगी लेकिन फ़ायदा 14 साल देगी, तो उसको डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज कितने अरसे पे करें? तो कॉस्ट पकड़ी हमने, 180 डिवाइड किससे किया? तो कॉस्ट ये निकल आई, अमाउंट वो तो गिवन थी, और अमोर्टाइजेशन 13 निकल आई। क्लियर? ओके, चलें जी, अब अगला चैलेंज कबूल करते हैं। पकड़ें जी, लाइसेंस ए को पकड़ें और सोचें। लाइसेंस ए को पकड़ें। जी जी बताएं। ना यार, ना होने के बराबर नहीं है। 80 मिलियन एक अमाउंट है, देने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। मैंने कहा था ना होने के बराबर सस्ती इतनी थोड़ी होगी कि आप कहेंगे अच्छा इतना थोड़ा, वो इतना थोड़ा। अब अगेन मसला मुझे भी पता आना है कि आपके दिलों में आ रहा होगा 500 का कितने % को सस्ता कहें। वो बात नहीं है। आई कैप जब ये सवाल देता है बड़ा क्लियरली, उधर देखें कितने के मुकाबले कितने थे? 180 के मुकाबले में 2 तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन 500 के मुकाबले में 80 कुछ ना कुछ तो है ना, बिल्कुल सस्ता तो नहीं है ना। तो ये बिल्कुल सस्ता नहीं है, एक अच्छी खासी अमाउंट है जो आपको पे करनी पड़ेगी। इसलिए बताएं ये रिन्यूअल सस्ती है या महंगी? महंगी, पता नहीं कैसे महंगी। तो ये रिन्यूअल क्या है? महंगी रिन्यूअल है। तो मेरा नहीं ख्याल हम इस रिन्यूअल की तरफ फ़िलहाल सोचें जाने का। अब अगर हमने इस रिन्यूअल की तरफ नहीं जाना तो अगेन येलो से हाईलाइट कर लेते हैं जो हमारी लाइफ्स अवेलेबल है। अच्छा, अब आप मुझे बता दें मैं लीगल लाइफ 10 जमा 5 15 लूँ रिन्यूअल डाल के, ये रिन्यूअल महंगी है, जब टाइम आएगा तो देखी जाएगी। 10 साल बाद देख लेंगे रिन्यू कराने या नहीं कराना। फिलहाल मेरा रिन्यू कराने का इरादा इसलिए नहीं है कि रिन्यूअल काफ़ी महंगी हो रही है, इसलिए अब मैं लीगल लाइफ 10 साल लूँ या 10 जमा 5? 10 साल। लीगल लाइफ क्या हो गई जी? 10 साल। यूजफुल लाइफ गिवन है कितनी?
13, और इनमें से लिया हमेशा लोअर करना है। तो जो एसेट 13 साल फ़ायदा दे सकते हैं, हमारे पास हुकूमत ने सिर्फ 10 साल के लिए में दिया हुआ है, तो फिर हम कितने सालों के ऊपर करेंगे? 10 सालों के ऊपर। कॉस्ट बताएं। 500, और अमोर्टाइजेशन निकलवाएं जी, डिवाइडेड बाय 10, 50। क्लियर? ओके, चलें जी, लाइसेंस बी। कुछ लोग कह रहे हैं इसको अमोर्टाइज नहीं करेंगे। भाई वो बात अपनी जगह कि इसकी इंडेफिनिट लाइफ है, लेकिन पूरे प्रोसेस से गुजार के आप किसी और रिजल्ट पे पहुंचेंगे। फ़ौरन हेस्टी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आप जी मुझे बता दें 560 के मुकाबले में 120 कुछ है। हाँ, 560 के मुकाबले में 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 रुपये पड़े होते, फिर हम कहते हैं ना होने के बराबर है। लेकिन 560 के मुकाबले में 120 इज़ समथिंग। इसका मतलब है, बताएं सस्ता रिन्यू हो रहा है या महंगा? महंगा रिन्यू हो रहा है। अच्छा, अब आप हजरात मुझे बता दें, क्या मैं रिन्यू करवाना पसंद करूँगा या देखी जाएगी? देखी जाएगी। अब आप मुझे बता दें, ऐसी सूरत में मैं लीगल लाइफ 10 + 5 15 लूँ या 10 साल लूँ? 10 साल लूँ। लीगल लाइफ कितनी आ गई जी? 10 साल। और यूज़फुल लाइफ इनडेफिनिट। असलहे का शिकार का लाइसेंस है। शिकार जो है परिंदे हम कर सकते हैं, जब मर्जी जंगल में चले जाएं, क़यामत तक परिंदे शिकार इंशाल्लाह होते रहेंगे। लेकिन हुकूमत जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ वो सिर्फ 10 साल की इजाज़त देती है जंगल में जाने की, उसका लाइसेंस बेचती है, उससे ज़्यादा का लाइसेंस देती नहीं है हुकूमत। अब इनडेफिनिट होने का इसके मुझे क्या फ़ायदा है? तो आप ये नहीं कह सकते कि इनडेफिनिट है तो इसको अमोर्टाइज नहीं करेंगे। वो वैसे कोई पेपर में सवाल आ जाए कि एसेट है जिसकी इनडेफिनिट लाइफ है और आगे उसकी लीगल लाइफ वगैरह ना दी हो, वो फिर इनडेफिनिट होगा। लेकिन इसमें तो लिमिटेशन आ गई लीगल लाइफ की, तो रूल वही रहेगा हमारा। दोनों में से शॉर्टर क्या होगा जी? 10। तो इसको 10 सालों पे अमोर्टाइज करेंगे। कॉस्ट लाइफ 10 कितना आ गया? 56। 560 इसकी कॉस्ट है और 56 क्या आ गई जी? अमोर्टाइजेशन। क्लियर? ओके। रिन्यूअल का क्या कह रहे हो? रिन्यूअल ऐड करने की वजह इनडेफिनेट या वो नहीं है। बात को सिंपल रखें जिस तरतीब से चल रही है। कॉस्ट को कंपेयर किया करना है, बस कॉस्ट को कंपेयर कर डिसीजन लिया करना है। सस्ता रिन्यू हो रहा है 560 की बनिस्बत या महंगा? महंगा रिन्यू हो रहा है, तो बस इसलिए आपने रिन्यूअल को इग्नोर करना है। अब आखिरी खुद ही कर लें आप। सी ओके हैं 7 और 10 अभी भी लड़ाई हो रही है, हद हो गई। ये तो चौथी एग्जांपल में भी अगर पढ़ा है तो। अच्छा भाई, 300 के मुकाबले में 3, तो उधर 300 पहलवान आए हो, इधर 3 पहलवान आए हो। 3 पहलवान कहेंगे चल यार वापस चलिए यार, छाट यार तो कितने ले आए। अच्छा जी, तो 300 का मुकाबला 3, तो 3 तो ना होने के बराबर है, ऐसे ही भाग जाएंगे। तो सस्ता रिन्यू हो रहा है महंगा, इसलिए हम बड़ा बोल्डली यहाँ लिखेंगे 10 + 5। 10 + 5 का क्या मतलब है? 15। ये मैंने 10 + 5 नीचे ऐसे सब टोटल के तौर पे लिखे है ना, वरना तो आपको पता है कि यूज़फुल लाइफ हमारी ये चल रही है, ऐसा ही है ना। अच्छा, तो 10 + 5 कितना हो गया जी? 15। 15 व्हाट इज 15 नाउ? लीगल लाइफ। और यूज़फुल लाइफ बता दें जी? 7 ईयर्स। अब बता दें 15 साल हुकूमत ने हमें दिया हुआ है 15 साल के लिए, लेकिन इससे फ़ायदा सिर्फ कितने साल आने? 7 साल आने। तो क्या बनेगा जी? वैसे तो हम रिन्यू इसमें कराना पसंद भी नहीं करेंगे, क्योंकि चलें छोड़ें, वो बात अलग है, सिंपल रूल पे रहें। हाँ जी, लोअर क्या आ गया? 7। कॉस्ट पकड़ें 300, 300 को डिवाइड करें 7 पे, 43। चलें अब 1-2 मिनट लगा के सारी अमोर्टाइजेशन ज़रा दोबारा निकाल लें।
रजिस्टर के ऊपर सॉल्व कर लें, ये सफ़े के ऊपर भी जगह है, वहाँ पे लीगल और वो शॉर्टर वाली ज़रूर कैलकुलेशन करें। ये जो कैलकुलेशन मैंने मिटाई है ना, ये देखें, ये वाली कैलकुलेशन आप हज़रात ज़रूर करें, एक दफ़ा रनिंग में आ जाएगी। सारा सवाल दोबारा कर लें इधर ही बैठ के, तरतीब से चलें, लाइसेंस A B C D। जी आ जाए। वी obtained a license for 2 years on एकम जनवरी 2012 by paying rupees. It can be renewed for further period of by paying rupees. No useful life given. Useful life not given. कोई मसला नहीं, खैर है, बस हम लीगल से ही खेल लेते हैं। यूज़फुल लाइफ कोई मसला नहीं, यूज़फुल लाइफ गिवन नहीं है। असल में लाइसेंस होगा ना तो उसने यूज़फुल लाइफ बंदे ने कहा होगा मैंने क्या देखनी, बस लाइसेंस जितने अरसे का उतना अरसा इस्तेमाल करता हूँ बस, तो यूज़फुल लाइफ नॉट गिवन, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब आप मुझे बता दें जी, पहले ग्रीन से क्या सर्कल लगाएं, ग्रीन से किसे हाईलाइट करेंगे यार पता है? 100 मिलियन और 60 मिलियन को, और येलो से 3 चीज़ों को हाईलाइट किया था हमने, लेकिन अब सिर्फ 2 को करेंगे। अच्छा, 3 चीज़ों को हाईलाइट किया था ना, यूज़फुल लाइफ अब नहीं गिवन, क्या करें? अच्छा जी बता दें, 2012 और 13 का साल के लिए कितने का ख़रीदा?
100 मिलियन का। 2012 और 13 का साल, 12 और 13 का साल 2 साल कितने रुपए देके इस्तेमाल करेंगे? 100 मिलियन। और 2012 और 13 जब गुजर जाएगा तो अगला कौन सा साल होगा? 14, 15, 16। 14, 15, 16 कैसे इस्तेमाल करेंगे? 60 मिलियन दे के इस्तेमाल करेंगे। पास द जनरल एंट्रीज फॉर 31/12 से लेके 31 एज्यूमिंग इट वाज रिन्यूड ऑन, एज्यूम कर लें ये रिन्यू हो गया किस दिन? 1 जनवरी 14 को। लेकिन 1 जनवरी 12 को आप लोगों के ऊपर रिन्यू कराना बाइंडिंग नहीं है। तो याद रखिएगा 1 जनवरी 12 पे जब हम खड़े होंगे तो उस वक्त हमें नहीं पता रिन्यू कराना या नहीं कराना। लेकिन सवाल कहता है चलते चलते जब 12-13 गुजरा तो 14 में जब हम खड़े थे तो हमने सोचा इसे क्या करा लें। लेकिन 1 जनवरी 12 को हमें नहीं पता था रिन्यू कराना या नहीं कराना। ओके, मुझे बता दें 1 जनवरी 12 को खड़े होकर मैं क्या डिसीजन लूँगा? रिन्यूअल सस्ती है या महंगी है? महंगी है तो मैं रिन्यूअल का वेट करूँ, सोच लूँ रिन्यू कराऊँगा? वेट करें टाइम आने का। तो मुझे बता दें मैं 2012 में जब अमोर्टाइजेशन निकालने लगूंगा तो क्या मैं 2+3 करके करूंगा जैसे ऊपर किया था 10+5, या खाली 2 लूंगा? क्लियर होगी ये बात? ओके, अब आप मुझे एंट्रीज बता दें जो 1 जनवरी 12 को होंगी। बोलें बोलें बोलें। इंटेंजिबल एसेट कैश क्रेडिट कितने से? 100 से। क्लियर? 31/12 को अमोर्टाइजेशन डेबिट अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन 100 डिवाइडेड बाय 5, 100 डिवाइडेड बाय 2, 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 50। 31/12/13 अमोर्टाइजेशन डेबिट अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट कितना? 50। क्लियर हो गया? फुली डेप्रिशिएट हो गया ये हमारा। अच्छा, अब 1 जनवरी 14 को हमने कितने का रिन्यू कराया? 60 मिलियन का रिन्यू कराया। बताएं जी 1 जनवरी 14 को क्या एंट्री करेंगे? बोलें बोलें बोलें। इंटेंजिबल डेबिट कितने से? 60 से। और मोहतरम अब 60 को फिर 3 साल पर ही हम डेप्रिशिएट कर सकते हैं ना। और पीछे क्या करें? पीछे लाइफ रही कितने साल गई है? 3 साल रह गई है। तो 60 को कितने सालों पे कर दें? 3 सालों पे। बताएं जी 31/12/14। बोलें बोलें बोलें। अमोर्टाइजेशन डेबिट ये बिल्कुल इसी तरह नहीं लग रहा जैसे एक नया एसेट सा खरीद लिया, बस सब समझने पुराना एसेट है नया एसेट खरीद लिया। अमोर्टाइजेशन डेबिट अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट 60 डिवाइडेड बाय 3 20। 31/12/15 अमोर्टाइजेशन अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन 60 डिवाइडेड बाय 3। इसको कितने सालों में ख़त्म करना है? 3 सालों में। अमोर्टाइजेशन डेबिट अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन। क्लियर? जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो 100 को 2 सालों पे ख़त्म किया, तो 100 को 2 सालों में ख़त्म किया और 60 को 3 सालों में ख़त्म किया। 100 को 2 सालों पे ख़त्म किया और 60 को 3 सालों पे ख़त्म कर दिया। क्लियर? ओके। क्वेश्चन 7A बनेगा ना? 7A। एज्यूम रिन्यूअल कॉस्ट इज ₹60 नहीं 6 मिलियन। अब 100 के मुकाबले में 6 तो ना होने के बराबर है। हम तो ये बम्पर ऑफर अवेल करेंगे। अब शुरू करें एंट्रीज करना? तैयार हैं? रेडी हैं? चलें जी क्वेश्चन 7A लिख लें आप पहले, फिर मैं उसको सॉल्व करता हूँ। उसका सोल्यूशन तो नहीं है अवेलेबल, उसका सोल्यूशन हमें बनाना पड़ेगा खुद।
रिन्यूअल सस्ती हो रही है महंगी? सस्ती हो रही है। assume renewal cost is ₹6 million. ओके अच्छा, आपने तो इस तरह किया ना, मैं तो इधर प्रॉपर सवाल बनाऊंगा। ठीक है जी, अब ये 7 बन गया या 7A? 7A बन गया। अच्छा जी, अब हाईलाइट करें जी ग्रीन से। 100 के मुकाबले में 6 मिलियन बोलें ना होने के बराबर है। इसलिए जब हम इसको करें डिप्रिशिएट तो बोलें कैसे करें डिप्रिशिएट? बोलें हाँ, लाइफ कितने साल ले लें? 5 साल ले लें। ओके चलें जी, लेट्स स्टार्ट। पहली एंट्री कर देना 1 जनवरी 12 को, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। आप भी इंजॉय कर रहे होते हैं, पता नहीं। जी 1 जनवरी 12 बोलें इंटेंजिबल डेबिट कितने से? 100 से। 31/12 अमोर्टाइजेशन डेबिट। याद रहा तो किताब में भी ये सवाल डाल दिया जाएगा 7A के नाम से। 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया जी? 20। 31/12 13। मुझे पता है आपका दिल किस लिए धक धक कर रहा है। अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 100 डिवाइडेड बाय 5। शुरू से ही हमने लाइफ कितने साल ले ली है? 5 साल ले लिया। 1 जनवरी 14 कितने का रिन्यू कराया? 6 मिलियन का। मोहतरमा अब एक ही दफ़ा ये कॉन्सेप्ट आई कैप ने टेस्ट किया है और आई कैप ने इस 6 मिलियन को एक्सपेंसेस में डाला हुआ था, क्योंकि सस्ती सी रिन्यूअल है ना, तो इसको कैपिटलाइज किया ही नहीं हुआ था उसने। सस्ती रिन्यूअल है तो इसको उठा के बस सीधा एक्सपेंस में डाल दिया था। तो इट इज़ हाउ इट विल वर्क। ये थोड़ा सा तजस्सुस था इस सवाल में। और अब आगे डेप्रिसिएशन उसी तरह चलाते रहें। 6 मिलियन को क्या हमने कैपिटलाइज करके डेप्रिशिएट किया या पूरा फ़ौरन एक्सपेंसेस में डाल दिया? पूरा फ़ौरन एक्सपेंसेस में डाल दिया। ये बस थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी सवाल में। बाकी तो अब छिक के रखें काम को। 31/12/14 को बोलें भाई अमोर्टाइजेशन मजबूरन उसी 7 को कर रहे हैं, उसी 100 को। अब अमोर्टाइज, अब नई चीज़ कोई आई नहीं जिससे अमोर्टाइज करें। अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 100 डिवाइडेड बाय 5, वही जो चल रहा है। कितनी आ गई? 20। और आगे जी 31/12/15 को भी यही एंट्री होगी और 31/12/16 को भी। यार नहीं करते वो इसमें। वैसे ना स्टैंडर्ड मैंने पढ़ा था, स्टैंडर्ड में वाज़े तौर पे कोई बात नहीं लिखी हुई, लेकिन ना होने के बराबर कॉस्ट है, जिसको मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट नहीं कहते आप, तो इस वजह से उसने इसको एक्सपेंस में डाल दिया। फिर तो वो पिछला सवाल था। नहीं 100 के मुकाबले में देखना है आपने। 6 मिलियन स्मॉल तो नहीं है वैसे। 6 मिलियन तो एक अच्छी खासी अमाउंट है, लेकिन 100 के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। फिर तो वो पिछला सवाल किया आपके सामने अभी, उसकी तो पूरी जनरल एंट्रीज कराई है अभी थोड़ी देर पहले।
क्या अगर रिन्यूअल करने के बाद सर, अगर जैसे वहाँ पे बाय फोर्स रिन्यूअल कराई गई है ना सर, पिछले क्वेश्चन में तो 60 मिलियन था ना, जी, तो 60 100 के मुकाबले में ह्यूज अमाउंट। नो नहीं, इस तरह नहीं पूछेगा वो तो फिर जितने मर्जी सवाल निकालो इसमें से। अच्छा जी, तो मुझे बता दें जी एसेट की कॉस्ट कितनी है? 100। और इसको कितने सालों पे हमने डिप्रिशिएट कर दिया? 5 सालों पे। बीच में एक दफ़ा रिन्यूअल करानी पड़ी, इसको हमने किस में डाल दिया? तस्वीर खींचनी खींच लें, फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी है और इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी है। 7A। ओके, अब इस बात को आप इस पेज से ज़रा वेरीफाई कर लें। ये नंबर 20 जो है जी भाई, इंटेंजिबल्स को अमोर्टाइज कैसे किया जाता है? शॉर्टर ऑफ और, लेकिन लीगल लाइफ जो पहला वाला हमने सवाल किया था, कभी 10 ले रहे थे, कभी 15, कभी 10 ले रहे थे, कभी 15। लीगल लाइफ में फटा होता है, यूजफुल लाइफ में फटा नहीं होता। लीगल लाइफ कभी 10 ले रहे थे, कभी 15। तो लीगल लाइफ के बारे में एक बात लिखी हुई है, अगर आप भी इसी तरह कर लें, वो ये लिखी हुई है। क्या बात है लीगल लाइफ के बारे में? इफ देयर इज एट सस्ती कॉस्ट, इफ देयर इज renewal at सस्ती cost in case of legal life, the renewal shall be taken into account while calculating legal life। तो ये जो नीचे वाला पैरा है, ये किसके साथ लिंक्ड है? लीगल लाइफ के साथ, यूजफुल लाइफ के साथ। जैसे इस सवाल में कभी हम 10 ले रहे थे, कभी 10 जमा 5 15 ले रहे थे। तो लीगल में छोटा सा ऐसे ही अगर मैं लिख दूं अपने समझने के लिए, आ गई ब्रैकेट में, कंसिडर रिन्यूअल इफ मिनिमल। लीगल के लिए ये बात है या यूजफुल के लिए? लीगल के लिए। तो कंसिडर रिन्यूअल इफ मिनिमल। नीचे लिखी हुई है वैसे वो बात। हाँ, ये लाइसेंस वगैरह में ही होता है लीगल लाइफ, वरना आम जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह या इन चीज़ों में कम ही होता है। अनलेस कोई कंपनी आपको लाइसेंस देते हुए सॉफ्टवेयर वाले भी कह सकते हैं कि लीगल लाइफ इतनी है। अच्छा जी, पेज 20 पे आप रहें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होनी हैं। ये एक डिस्कशन है जी हमारी रेजिडुअल वैल्यू की, और एक डिस्कशन है मेजरमेंट की। तो पहले मेजरमेंट की डिस्कशन कर लेते हैं। अटेंटिव रहने ज़रा आपने। इनिशियली मेजर किस पे किया जाता है एसेट को? कॉस्ट पे। सब्सिक्वेंटली आपके पास चॉइस है ना, चॉइस है, या आप या इसको फेयर वैल्यू मॉडल नहीं कहना मोबाइल वाले भाई, इसको फेयर वैल्यू मॉडल नहीं कहना, इसको क्या कहना है आपने? क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल किस स्टैंडर्ड में लफ्ज़ है? IS 40 में। तो इसको कौन सा मॉडल कहना है? रिवैल्यूएशन मॉडल। IS 16 वाले रिवैल्यूएशन मॉडल और इस मॉडल की जनरल एंट्रीज में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन IS 16 में हर एसेट रिवैल्यू हो सकता है, यहाँ पे हर एसेट रिवैल्यू नहीं हो सकता। क्यों? IS 16 में अगर आपके पास AC है, या आपके पास लैंड है, या बिल्डिंग है, या प्लांट है, उन सब की मार्केट वैल्यू मिल सकती है आपको।
लेकिन इंटेंजिबल्स की मार्केट वैल्यूज इतनी कॉमनली अवेलेबल नहीं होती मार्केट में, इसलिए इंटेंजिबल्स को रीवैल्यू करने के लिए एक शर्त है। अगर वो शर्त पूरी होगी तो आप इंटेंजिबल को रीवैल्यू करेंगे, अगर वो शर्त पूरी नहीं होगी तो इंटेंजिबल को रीवैल्यू नहीं करेंगे। वो जरा शर्त आप मुझे बता दें क्या है। ओनली बी, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है IS 16 और IS 38 में। वैसे तो IS 38 IS 16 वाली काफ़ी चीज़ें चला रहा है, लेकिन डिफरेंसेस भी छोटे छोटे आ रहे हैं। ओनली बी रीवैल्यूड इफेक्टिव मार्केट इज, एक्टिव मार्केट तो एक बाजार होगा जिस बाजार में बोली लगती होगी, हाँ भाई कितने का सॉफ्टवेयर, कितने का बेचने आए हो। तो बहुत रेयर इंटेंजिबल्स होते हैं जिनकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल हो। एक्टिव मार्केट का मतलब है बायर अवेलेबल है, सेलर। अब आप कोई जे डॉट वाले अपना ब्रांड बेचने चले जाए, नहीं भाई ये कहाँ बिकेगा, कहीं नहीं बिकेगा। हाँ, अगर आप एक दो बंदे को बेचने को तैयार हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी एक्टिव मार्केट है। एक्टिव मार्केट का क्या मतलब है भाई? दुकानें हैं, ग्राहक आ रहे हैं, जा रहे हैं, जब भी जाएं मार्केट में जाके बेच सकते हैं। अगर कोई बंदा कह दे कि मैंने आपकी इस चीज़ की ये वैल्यू लगा दी है, तो इसका क्या मतलब है कि इसकी मार्केट बन गई है? नो, नॉट एट ऑल। चाहे आप 2 बंदों से कीमत लगवा लें, 3 से कीमत लगवा लें, वो आप उनसे अपने कहने पे कीमत लगवा रहे हैं, ना कि उसकी मार्केट बना रहे हैं। तो जहां मार्केट अवेलेबल हो इंटेंजिबल की, जहां इंटेंजिबल खरीदे बेचे जाते हो, जैसे सब्जी की मार्केट अवेलेबल है, एग्जैक्टली उसी तरह वहां आवाज़ें लग रही होती हैं, ये चीज़ इतने की, ये चीज़ इतने की, उसी तरह इंटेंजिबल्स की मार्केट अवेलेबल होनी चाहिए। अगर मार्केट अवेलेबल नहीं है तो बोलें रीवैल्यू नहीं हो सकता। If no active markets and valuer assign a value, we will not। IS 16 में एक लाइन लिखी होती थी, प्रोफेशनल वैल्यूअर हैज असाइंड अ वैल्यू ऑफ इतने। ना 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 ना, अगर सवाल में एक्टिव मार्केट अलर्ट नहीं लिखा हो तो वैल्यूअर की क्या हैसियत है इसकी वैल्यू असाइन करने वाली? इफ नो एक्टिव मार्केट और वैल्यूअर से जाके आप वैल्यू लगवा लें तो उस वैल्यू को आपने इग्नोर करना है और आपने एसेट को रीवैल्यू ही कॉस्ट मॉडल पे रखना है। अच्छा, इफ देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर और सेल, वी विल नॉट। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं इनकी एक्टिव मार्केट भी नहीं होगी, याद रखिएगा। किसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी अगले बंदे ने, तुम इसे बेच ही नहीं सकते। जिससे मिसाल के तौर पे हुकूमत ने आपको लाइसेंस दिया और दे देते हुए क्या कहा, ये लाइसेंस आपके पास है, आप आगे किसी को बेच। अब अगर आगे बेच नहीं सकते तो इसको रीवैल्यू करा के क्या फ़ायदा? मार्केट में इतने क्या, मार्केट में जितने मर्जी का हो जाए, क्या आप उसको बेच के वैल्यू रियलाइज कर सकते हैं? तो इफ़ देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर सेल, it will not be revalued. Interesting. If there was active market थी, but now there is, लेकिन अब, पहले वो बाजार था लेकिन अब वो बाजार बंद हो गया, we will keep at। तो जो आखिरी दफ़ा रीवैल्यू हुआ था उसी वैल्यू पे फिर आप रखें, वही इसकी कॉस्ट एज्यूम की जाएगी या वैल्यू एज्यूम की जाएगी, जो भी आप कह लें। तो मिसाल के तौर पे ख़रीदा था आपने 100 रुपये का और आखिरी दफ़ा रीवैल्यू हुआ 120 का, तो किताबों में कितने पे रखेंगे? 120 पे रखेंगे। बहरहाल रीवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज में अभी नहीं करा रहा, वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करेंगे। फ़िलहाल इसको बस थ्योरी की हद तक हमने समझना था। पहली बात बताएं जी, कब रीवैल्यू किया जाएगा? अगर मार्केट वैल्यू नहीं है और कोई बंदा कीमत लगा दे तो रीवैल्यू नहीं किया जाएगा। अगर रिस्ट्रिक्शन है बेचने पे तो भी रीवैल्यू, और अगर मार्केट थी लेकिन अब नहीं रही तो कॉस्ट पे नहीं लेके आना, लेटेस्ट रीवैल्यूड हो। हाँ, एक्टिव मार्केट में भी कई दफ़ा रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर की एक्टिव मार्केट हो लेकिन जिसने आपको सॉफ्टवेयर बेचा है वो ये कह दे कि भाई आप इसको आगे नहीं बेच सकते। ओके, रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू IS 16 में गिवन होती थी, लेकिन ये स्टैंडर्ड कहता है या रेजिडुअल वैल्यू शैल बी कंसिडर्ड एज जीरो। कहते हैं आपने रेजिडुअल वैल्यू ना जीरो लिया करनी है, क्योंकि इंटेंजिबल्स की कोई रेजिडुअल वैल्यू होती नहीं। हाँ, 2 सूरतों में रिलैक्सेशन है, अनलेस देयर इज़ अ वादा बाय थर्ड पार्टी, इरादा नहीं सिर्फ वादा, थर्ड पार्टी आपसे वादा कर ले एंड पे इतने का ख़रीद लूँगा, या उसकी क्या अवेलेबल हो, एक्टिव मार्केट अवेलेबल हो। अच्छा, यहाँ ना थोड़ी सी ज़रा फोकस करें, रिलैक्सेशन मिल गई है, यहाँ थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल गई है। क्या रिलैक्सेशन मिल गई है? एक तो आपका है ना इंटेंजिबल की मार्केट अवेलेबल है, बाज़ार में बिकता है, फिर तो आप बड़े फ़ख्र से रेजिडुअल वैल्यू लें, इंशाल्लाह 5 साल बाद बाज़ार में जाके इतने का बेच दूँगा। लेकिन अगर बाज़ार में नहीं बिकता और किसी थर्ड पार्टी ने, किसी साथ वाले दुकानदार ने कहा है
कि यार माशाल्लाह आपके पास तो बड़े पैसे हैं, आप तो महंगी महंगी चीज़ें इस्तेमाल करते हो, 5 साल बाद जब ये चीज़ थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, यार मुझे दे देना, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपसे ये चीज़ ले लूँगा। तो ऐसी सूरत में रीवैल्यू हम फिर भी नहीं कर सकते, रीवैल्यू करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि क्या अवेलेबल नहीं। तो रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन ने थोड़ा सा ज़रा हल्का हाथ रखा है और इसने रिलैक्सेशन दे दी। इसने कहा अगर कोई थर्ड पार्टी वादा कर लेना इतने का तुमसे खरीद लूँगा मैं, तो आप क्या कर दें, रेजिडुअल वैल्यू ले लें सवाल में। लेकिन अगर इधर कोई थर्ड पार्टी वादा कर दे या वैल्यू और कीमत लगवा दे, तो ऐसी सूरत में आप कभी भी रीवैल्यू नहीं कर सकते, क्योंकि यहां सिर्फ एक ही शर्त है, क्या, एक्टिव मार्केट अवेलेबल। इधर थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, या तो एक्टिव मार्केट अवेलेबल है तो भी रेजिडुअल वैल्यू ले लें, अगर एक्टिव मार्केट नहीं है तो कोई थर्ड पार्टी वादा कर ले कि इतने का ले लूंगा, तो बस ठीक है, फिर आप उसको रेजिडुअल वैल्यू ले लें। ओके चलें जी, अगला चैलेंज एक्सेप्ट करें, पास्ट पेपर्स में आ जाएं, पास्ट पेपर्स। अभी क्या क्या हमने किया है, सुबह क्या किया था, पास्ट पेपर का क्वेश्चन और लेक्चर नोट का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 7A। इसके बाद हमने क्या किया, पेज 20 को जाके मुकम्मल कर लिया अब तो, ठीक है। ये लिख लिया करें अपने रजिस्टर के ऊपर कहीं ऊपर। मैं कोशिश करूँगा किसी तरीके से आपके साथ भी ये शेयर हो जाए अगर इस सेशन के एंड पे या हर टॉपिक के एंड पे कि किस दिन क्या क्या किया था, ये मैं अपने एंड पे नोट करा होता हूँ। ये छोटी सी लिस्ट आप खुद ही बनाते रहा करें रोज़ाना। ओके अच्छा जी, फिर हम आ गए हैं क्वेश्चन 5 की तरफ, लेकिन उसमें देखते हैं क्या क्या करना है। जो जो एडजस्टमेंट्स मैं करूँगा वो यहाँ लिख लेंगे। RI is planning to expand its line of products. The related information is as follows. Point 1. The research and development of a new product commenced on 1 जनवरी 11। यार ये थ्योरी का सवाल है, क्लियर, थ्योरी का सवाल है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 2011। आप लोग ना चीज़ें याद नहीं करवाते। एक चीज़ आपको कल कहा था आपने बतानी है, अब मैं बताऊंगा। अच्छा, हमने कहा था अगर इस पॉइंट 3 पे लिखा होता पास पेपर के क्वेश्चन 7 पे कि ये इंक्लूडिंग 15% सेल्स टैक्स रिफंडेबल, तो क्या एंट्री होनी थी, तो उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। क्या एंट्री होनी थी अगर ये 115 के साथ क्या लिखा होता, सेल्स टैक्स छुपा हुआ है और कितना है, रिफंडेबल है। कैलकुलेटर पकड़ें, 115 ज़रा 15% ज़रा करें, 115 ज़रा 15% करें 115 ज़रा 15%, 17 पॉइंट। ये गलत अमाउंट है टैक्स की, ये गलत अमाउंट है टैक्स की। जब सवाल में लिखा हो ना इंक्लूडिंग टैक्स, तो इसका मतलब है ये इन्फ्लेटेड है। अगर आपने टैक्स से जुदा करना है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि 115 पे 15 लगाएं, ये तो टैक्स डाल के अमाउंट है। मिसाल देता हूँ आपको एक, सेल्स टैक्स, इधर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने शायद ना पढ़ा हो अभी कभी, तो दुकान पे आप आइसक्रीम का डब्बा ख़रीदने जाएं तो सेल्स टैक्स का रेट है 17%। जिन्होंने टैक्स नहीं पढ़ा उनसे बात कर रहा हूँ, सेल्स टैक्स का रेट है 17%। अब आप आइसक्रीम का डब्बा ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है 234 रुपये, 234 रुपीज़।
अब जब वो 234 आप पे करते हैं तो उसमें देखते हैं 200 आइसक्रीम है और 200 ज़रब 17% 34 रुपये, इस पे क्या है, टैक्स है। अब आप उस 234 को पकड़ के अगर 17% लगाएं, लगाएं जरा, क्या आ रहा है, 39 पॉइंट, अजीब सी को पॉइंट्स में फिगर चलेगी। तो इसलिए जिस प्राइस में, अगर उस आइसक्रीम के डब्बे में 200 प्राइस है विदाउट सेल्स टैक्स और 234 प्राइस है इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, अब अगर आपको दे दे 234 और मांगे के टैक्स अलग करो, तो आप ये नहीं कर सकते कि 234 इंटू 17%। फिर आप कैलकुलेटर पकड़ें, आप एक और काम करेंगे, 234 डिवाइडेड बाय 117, क्योंकि उसमें 17% टैक्स पड़ा हुआ है। 234 डिवाइडेड बाय 117 मल्टीप्लाइड बाय 17, आप देखें क्या आ रहा है, एग्जैक्ट 34 आ रहा होगा, पॉइंट्स में भी नहीं जवाब आ रहा होगा, एग्जैक्ट 34। तो कभी भी सेल्स टैक्स की चीज़ में पड़ा होना, उसे अलग करने का तरीका ये होगा कि 115 को हम डिवाइड करेंगे 115 से ही, ओहो इस सवाल में फिगर भी वही है, चलें 115 को डिवाइड करेंगे 115% से और मल्टीप्लाई करेंगे 15% से। तो अब जनरल एंट्री हमारी क्या बनेगी जी, सॉफ्टवेयर डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। पहले ज़रा कैश मुझे बता दें, 122, 120 जमा 2, 122। स्टाफ ट्रेनिंग 2 रुपया किस में चली जाएगी, रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, 115, ये 115 रुपीज़ वाला है, यहाँ से उठाया है जो ऊपर मैंने लिखा है, नीचे 115 परसेंटेज वाला है, 115 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाइड बाय 15, क्या निकल आया 15। तो रिसीवेबल कितना निकल आया 15, तो 115 में से 15 टूट गया तो कितना बचा 100 ये वाला और 5 ये वाला। तो सॉफ्टवेयर कितने पे रिकॉर्ड होगा, 100 जमा 5 105। लेकिन कल किस पे रिकॉर्ड किया था 100, क्योंकि वो 120 में हमने टैक्स भी डाला हुआ था। लेकिन आज किस पे रिकॉर्ड होगा, अगर सवाल में क्या लिखा होता, लेकिन फिलहाल हमने क्या अजम्पशन ले ली थी, नोट कर लें। पास पेपर क्वेश्चन 7-3 रजिस्टर पे ऐसे लिखा करें, 7 एडजस्टमेंट 3 अगर सेल्स टैक्स रिफंडेबल होता, और फिर नीचे जनरल एंट्री लिख लें, पूरी बात लिखा करें। लिख लिया, पास पेपर क्वेश्चन 7 एडजस्टमेंट 3 अगर सेल्स टैक्स रिफंडेबल होता तो ये एंट्री होती। वन 15 पे 15 लग नहीं सकता ना, आइसक्रीम के डब्बे में 200 पर 17% लग के 34 आता है ना, 234 पे 17% लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये 115 में सेल्स टैक्स पड़ा हुआ है। ओके वापस आ जाएं जिथे थी, क्वेश्चन 5.1। करें जी, इसकी कॉस्ट निकाल दें, मोटिवेशन निकाल दें, 1 मिनट लगाएं। 0.1, 1 मिनट भी ज़्यादा मैंने बताया। रीड आउट करें, कॉस्ट निकालें, मोटिवेशन निकालें। वापस आ जाना, पेज क्वेश्चन 5, 2 सफ़े पीछे आ जाएं, 1-2 सफ़े। रिसर्च एंड डेवलपमेंट
चलें कर लें, एक दफ़ा ट्राई कर लें। हो गया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कमेंस्ड ऑन यकम जनवरी 11 ऑन यकम अक्टूबर 11 द इंटेंजिबल इज लॉन्च। कमर्शियली वायबल नहीं, वो कमर्शियली लॉन्च का क्या मतलब है? अब तो R&D डिपार्टमेंट ने फैक्ट्री को दे दिया और फैक्ट्री ने यूनिट्स बना के मार्केट में बेचने शुरू कर दिए हैं। कमर्शियली लॉन्च्ड, वायबल नहीं। वायबल का मतलब तो कल ये पढ़ा था कि इस वक्त अब इस काबिल हो गया कि 6 क्राइटेरिया मीट हो गए। अब इसमें तो 6 क्राइटेरिया का जिक्र नहीं, इसने क्या लिख दिया सीधा लॉन्च। तो मुझे बताएं R&D स्टार्ट कब हुई? यकम जनवरी। और डेवलपमेंट मुकम्मल कब हुई? जिस दिन मार्केट में लॉन्च हो गया। किस दिन? यकम अक्टूबर 11। इट इज कमर्शियली लॉन्च। इट इज एस्टिमेटेड दैट प्रोडक्ट वुड हैव अ लाइफ ऑफ 7 years। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड आर एज फॉलोज। अच्छा, अब डेवलपमेंट को क्या एज्यूम करें, अच्छी वाली बुरी वाली? ऐसा तो कुछ जिक्र किया नहीं उसने। अगर अच्छी वाली एज्यूम नहीं करेंगे तो फिर तो कैपिटलाइज कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तो इसलिए सवाल साइलेंट है। तो हम एज्यूम करेंगे डेवलपमेंट अच्छी वाली है। तो अब इसमें बता रहे कितना अर्सा रिसर्च चली, कितना अर्सा डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ कह रहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चली। तो रिसर्च को कहाँ डाल दें? डेवलपमेंट को, ट्रेनिंग को। वो जो पेज 20 है उसमें पढ़ा था कि स्टाफ और एडवर्टाइजमेंट ये हमेशा कहाँ जाते हैं? ट्रायल रन का खर्चा याद हो IAS 16 में पढ़ाया जाता था। क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं, कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, कैपिटलाइज। टोटल कॉस्ट 14.8 को हमने क्या करना? तो व्हाट इज अ कॉस्ट? 9.8। क्लियर? अच्छा जी, अमोर्टाइजेशन की बहस कर लें। अमोर्टाइजेशन 9.8 डिवाइडेड बाय, अब यूज़फुल लाइफ ही दी हुई है खाली, ना लीगल दी हुई है, ना लीगल में कोई रिन्यूअल की बात हो रही है, तो खाली कौन सी लाइफ दी हुई है? यूज़फुल लाइफ। तो 9.8 डिवाइड बाय 7 इंटू 3/12 जी 0. ये क्या आ गई इसकी? तो ये आ गई इसकी कॉस्ट और ये आ गई इसकी अमोर्टाइजेशन। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज़ है, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे 99% यकीन है कि आपने वो सोची नहीं होगी। इसको ऐसे सोचा करें ना, ये पेज 21 खोला है मैंने, क्या ये एक्वायर्ड था या इंटरनली जनरेट किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके? अगर इंटरनली जनरेट किया है तो सेट 1 वाली लिस्ट में था, ब्रांड था, मेथड, पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर लिस्ट था, नहीं था, तो फिर इसका मतलब है सेट 2 था। तो इसमें रिसर्च को एक्सपेंस में डाल दिए हमने और डेवलपमेंट को। तो कितने लोगों ने ये वाली साइड ज़रा सोची थी कि इंटरनली जनरेट है? गुड, इंटरनली जनरेट है और इस लिस्ट में नहीं आ रहा, इसलिए ये हमारा इंटेंजिबल है। ये भी सोचना था। कितने लोगों ने अमोर्टाइज करते हुए ये 3 चीज़ें सोची थीं? हाथ खड़ा करें। ये 3 चीज़ें सोची थीं। ये परचेज्ड गुडविल नहीं है। नंबर 2, ये वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, हमारे साल यकम अक्टूबर को लॉन्च हो गया है। और तीसरा, इसकी लाइफ गिवन है, इसलिए इनडेफिनेट नहीं है। क्लियर? अब रेजिडुअल वैल्यू तो गिवन है ही नहीं, इसलिए रेजिडुअल वैल्यू वाली बात ही नहीं सोचने की ज़रूरत। तो ये सारा सोच के फिर डिसीजन लिया करें। ओके, अच्छा, अब आप ना इसको लिखना शुरू करें। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सप्लेन। वो मैं आपको लिखवाना शुरू करता हूँ।
लिखना शुरू करें इसका सोल्यूशन, नोट्स दीजिएगा। IS 38 allow recognition, IS 38 allow recognition of intangible if अब if के आगे 2 नुक्ते डाल दें और नीचे पहला बुलेट डालें। इफ इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो, इफ इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो, और अगला बुलेट कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। Cost can be made reliably. अच्छा जी, इंटेंजिबल रिकॉर्ड करने की 2 रिकॉग्निशन को डबल अंडरलाइन करें, रिकॉग्निशन को डबल अंडरलाइन करें। इंटेंजिबल रिकॉर्ड करने की 2 शराइत बताएं। फ्यूचर में बेनिफिट आएंगे और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। छोटा सा कंक्लूजन दें, सिंस ये एक्वायर्ड है, इंटरनली जनरेटेड है। अब अगली लाइन शुरू करेंगे ना, सिंस इंटरनली जनरेटेड एसेट मीट अबव क्राइटेरिया, सो it will appear as an intangible in SOFP. So it will appear as an intangible since internally generated intangible meet above criteria, so it will appear in SOFP as an intangible. It will appear as an intangible in SOFP. अच्छा, so it will appear as intangible in SOFP, statement of financial position, balance sheet. So it will appear as an intangible in balance sheet लिख लें या in SOFP लिख लें। अच्छा, अगली बात, it shall initially be measured, it shall initially be measured, अगली लाइन अब, it shall initially be measured। अब असल में समझ लें पहला पैरा ख़त्म हो गया, अब दूसरा पैरा शुरू हो रहा है। it shall initially be measured at its cost, entity will capitalize development work and trial run. Entity will capitalize development work and trial run amounting to rupees 9 and 0.8 respectively. Entity will capitalize development work and trial run cost amounting to rupees 9 and rupees 0.8 million respectively. या साथ साथ भी आप ये अमाउंट्स लिख सकते थे। So the cost is, बोले लिखें, so the cost is 9.8। बस ये एक थीम मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी अच्छा अब डबल अंडरलाइन किसको करेंगे? मेजरमेंट को। इससे ऊपर आपने क्या बात की थी? रिकॉग्निशन को डबल अंडरलाइन किया था। अब इसमें किसको अंडरलाइन करना है? अच्छा जी, रिकॉर्ड करने की शराइत क्या है? 2, कॉस्ट कैन बी मेड लायबली एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। उसके बाद मेजरमेंट में क्या है? इनिशियली बी मेड एट इट्स, और कॉस्ट में बताने क्या क्या चीज़ें कैपिटलाइज करनी है। अच्छा आगे लिखें, आगे इसी में चलने दें, इसी में चलने दें। अगला पैरा करना कर लें, लेकिन इसी में चलने दें। क्या
4.5 की बात करनी है और 0.5 लिखें। IS 38 डज नॉट अलाउ, आपको ज़्यादा लिखवाएंगे तो आप पेपर में थोड़ा लिख के आएंगे ना। IS 38 डज नॉट अलाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोलें रिसर्च वर्क एंड स्टाफ ट्रेनिंग। अमाउंटिंग टू लिखना है ना, लिखाइएगा, अभी छोड़ें उसको, अमाउंटिंग टू बेशक लिखाइएगा। IS 38 डज नॉट अलाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिसर्च वर्क एंड स्टाफ ट्रेनिंग, फुल स्टॉप। So these costs should be charged to P&L। P&L का अच्छा नाम SOCI। So these costs should be charged to P&L when incurred। ज़रा प्रोफेशनल हो जाए ना थोड़ा सा। when incurred, जब हो, जब ये कॉस्ट हो, जैसे ही हो वैसे ही किस में डाल दें, P&L में डाल दें। अच्छा जी, क्या हो गया आपका, इनिशियल रिकॉग्निशन हो गई, इनिशियल मेजरमेंट हो गई। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है कि ईयर एंड पे क्या करना है इसको। रिकॉग्निशन हो गई, इनिशियल मेजरमेंट की है, अभी जो हमने मेजरमेंट की है वो इनिशियल है, उसके साथ इनिशियल लिखवाया था वैसे, वो इनिशियल मेजरमेंट हो। अब कौन सी मेजरमेंट है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में दो बातें हैं कि आपने कॉस्ट पे रखना है या रिवैल्यूएशन पे, वो बहस शायद हम नहीं करेंगे क्योंकि सवाल में डाटा नहीं है। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन अब हमने करनी है कि अमोर्टाइज इसको कैसे करना है, तो उसके बारे में लिखें। आगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट 2 नंबर मुझे पता है, लेकिन मैं भी कुछ बात ही कर रहा हूँ अभी। अब सिंस प्रोडक्ट हैज़ अ फाइनाइट लाइफ ऑफ, बोलें, since product has a finite life of 7 years, therefore since product has a finite life, शुरू से ही ये बोल रहा हूँ, हेडिंग लिखनी है तो लिख लो subsequent measurement। since product has a finite life of 7 years, therefore amortization अमाउंटिंग टू, बोलें कितनी, ये कैलकुलेशन शो करें, ये कैलकुलेशन करें यहाँ पे शो। अमोर्टाइजेशन अमाउंटिंग टू ₹0.35 विल बी चार्ज टू SOCI। अच्छा, अब 1-2 मिनट में बात करूंगा, बड़ी तसल्ली से गौर से सुननी है, फिर आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अच्छा, ये मार्क्स हैं इसके 11, लिखा हुआ है उसने क्या करें, एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करने में अगर मैं बात करूं पॉइंट 2, 3, 4, तो वो छोटे छोटे पॉइंट शायद लग रहे हैं। आजकल ऐसे सवाल नहीं आते कि आई कैप अलग अलग नंबर ना दे, आजकल आई कैप हर पॉइंट के ना अलग अलग नंबर दे रहा है। अच्छा हो गया वह, ताकि बच्चे को पता चले इसमें कितना लिख के आना है। तो मैं 2 नंबर अपनी तरफ से भी लगाऊं तो शायद इसके फिर 5 नंबर बनेंगे, फिर जाके 11 पूरे होंगे। या बीच में अगर किसी पॉइंट के 3 नंबर कर लूँ मैं तो इसके फिर 4 नंबर बनेंगे। तो कुछ 4-5 नंबर के लिए हमने लिख के आना है। ये जो मैंने आपको लिखवाया मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, शायद 6-7 नंबर के लिए ये हो गया है। तो इसमें जो आप चीज़ मिस कर सकते हैं ना, वो पहली वाली चीज़ है, सबसे पहली वाली चीज़, कॉस्ट कैन बी मेड लायबली एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। वो लिखने की बजाय बस ये लिख देंगे सिंस इट मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया 2 बता दें क्या हैं, कॉस्ट कैन बी मेड लायबली एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। ये बात लिखने की बजाय आप खाली कंक्लूजन लिख दें, सिंस आवर प्रोडक्ट मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया बीइंग इंटरनली जनरेटेड इट विल अपीयर इन। बाकी मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बातें लिखवाई हैं जो आप स्किप करके आने की गुंजाइश अवेलेबल है। अच्छा, आपकी एक आसानी के लिए सिर्फ आप 2-3 सफ़े अगर पीछे जाएं तो पेज 19 है बुक में नहीं माजरत, ये नोट्स में पेज 19 है।
तो ये जो मैंने अभी सफ़ा पकड़ा हुआ था ना हाथ में, वो ये सफ़ा था, ये सफ़ा था आई कैप के सारे सवालों की थ्योरी देख के ना ये सफ़ा आपके लिए बनाया हुआ है। ये सफ़ा कोई आपने रट्टा नहीं मारना, कोई ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस सफ़े को एक दो दफ़ा आपने रीड आउट कर लेना एक दो दिन बाद, फ़िलहाल रीड आउट पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थ्योरी का सवाल आ जाए सॉल्व करने के लिए तो मोटी मोटी हेडिंग्स आपको पता होनी चाहिए। पहली डिस्कशन हमने क्या की है, इनिशियल रिकॉग्निशन। इसमें हमने क्या किया, प्रोबेबल डेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड, और यही लाइन मैंने आपको लिखवाई है, सिंस सॉवर इंटेंजिबल मीट द अबव क्राइटेरिया। तो ये थोड़ा पेपर में लिखने का तरीका है। दूसरी ब्रॉड हेडिंग बता दें, पहली तो होगी इनिशियल रिकॉग्निशन, दूसरी मेरे ख्याल से इसमें आप दो डिस्कशंस कर सकते हैं, कौन कौन सी कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है और कौन कौन सी को, आप लोगों ने तो खाली लिखाना था रिसर्च विल बी एक्सपेंस्ड, लेकिन आई के प्रोफेशनल लैंग्वेज क्या यूज करते हैं, हाँ ये जरा प्रोफेशनल लैंग्वेज हो जाती है थोड़ी सी। तो कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज अलग हो गई, टू बी एक्सपेंस्ड अलग हो गई। तीन ब्रॉड हेडिंग्स जरा दोबारा बता दें क्या हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब होता है बैलेंस शीट में रिकॉर्ड भी करना है या नहीं। अगला क्या है, रिकॉर्ड करना है तो कितने रुपीस पे करना है, और फिर सब्सिक्वेंट, उसमें फिर कभी कभी ऐसा एसेट आया करेगा जिसकी, कभी कभी ऐसा आया करेगा जिसकी, कभी अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन करनी पड़ेगी कभी, और हो सकता है कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल का डाटा अलग अलग दे दे तो फिर उसकी बहस भी करनी पड़ेगी कि एक्टिव मार्केट है तो रिवैल्यू कर दो, नहीं है तो रिवैल्यू ना करो। तो ये मोटी सी एक डिस्कशन है जो आप पेपर में मैक्सिमम कर सकते हैं, बाकी इसको फिर नंबरों के एतबार से शॉर्ट कर लेंगे, शॉर्ट करना तो आपको आता है। ओके, तो ब्रॉड हेडिंग्स बता दें, इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन। अच्छा, शॉर्ट करना आपको आता है पे रिलाई मैं नहीं कर सकता। शॉर्ट करना कैसे है, इसके लिए आप सिर्फ 5 मिनट आज निकाल लीजिएगा, पास पेपर का सोल्यूशन देख लीजिएगा इस सवाल का, वो आई के अपने थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा हुआ है, तो वो जो सोल्यूशन जब आप देख लेंगे वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि थ्योरी में इस पॉइंट में मैंने सारा लिख के आना है या इसको शॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन एक दफ़ा एक सवाल आया था थ्योरी का, इतनी सी एडजस्टमेंट थी, 8 नंबर का आ गया था, फिर तो वो ये एक सफ़ा लिख के आना पड़ेगा आपको। 8-9 नंबर का सवाल, इतनी सी एडजस्टमेंट आ जाए फिर तो सारी बातें लिख के आनी पड़ेंगी। तो ये वो मैक्सिमम बातें हैं जो आप लिख के आ सकते हैं, लेकिन अभी इस सफ़े को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपके जो रजिस्टर पे लिखा हुआ वैसे पढ़िएगा घर जाके, और दूसरे नंबर पे पास पेपर का सोल्यूशन। तो 2-3 में क्या, ये तो सारे पास पेपर्स की इंग्लिश इकट्ठी करके यहाँ लिखी हुई है, मुख्तलिफ सवालों से उठाई हुई है। आपने सिर्फ कौन सा देखना है, आपने सिर्फ एक देखना है, पास पेपर क्वेश्चन 5 का जो 1 किया हमने, आपने और कोई नहीं देखना, आपने तो वही देखना है जो अभी हम सवाल कर रहे हैं। किसका सोल्यूशन देखेंगे सिर्फ घर जाके, सिर्फ इस एडजस्टमेंट का, बस समझ आ गई बात। ओके, करें यार फारिग इसको प्लीज़ प्लीज़, पॉइंट 2 करें, जल्दी करें, 2-3 मिनट है, पॉइंट 2 को करें। इसके अब मैं थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, इसकी मुझे कॉस्ट बता दें और अमोर्टाइजेशन। द राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट मैन्युफैक्चरिंग का हक लेना इंटेंजिबल होता है। द राइट टू मैन्युफैक्चर अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट अंडर अ पेटेंट, पेटेंट होता है फिर अपने नाम आपने करवा लिया थोड़े अर्से के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ वॉज परचेस्ड। जी ये कौन सा वाला है, एक्वायर्ड है या इंटरनली जनरेटेड है? एक्वायर्ड तो हमेशा ही क्या होता है, इंटेंजिबल। किस दिन खरीदा जी, हमारा साल ख़त्म होने से 10 महीने पहले, कितने का, द पीरियड हैज एन एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ, यूजफुल लाइफ इसकी कितनी है, अच्छा यार यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 years। ओरिजिनल लीगल लाइफ, RI has an option to renew for a further period of 5 years, has an option to renew for a further period of 5 years। येलो में मैंने 3 चीजें हाईलाइट कर दी। What is useful life?
व्हाट इज ओरिजिनल लीगल लाइफ, व्हाट इज एक्सटेंडेड पीरियड। अब 3 लाइफ्स अवेलेबल हैं, वो जो हमने सवाल क्वेश्चन 6 आज किया था उसकी तरह 3 लाइफ्स अवेलेबल हैं। अब ग्रीन से पकड़ना है ना, 17 और 12 जी। महंगा रिन्यू हो रहा है, सस्ता 12 एज कम्पेयर टू 17 इज महंगा। तो महंगा अगर रिन्यू हो रहा है तो अब आप मुझे बता दें, मैं जो लीगल लाइफ लूँगा 5 जमा 5 लूँगा या 5 ही ले लूँ, 5। और यूज़फुल लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स, और शॉर्टर 5 ईयर्स। उसको कितने सालों पे अमोर्टाइज करेंगे। अब वही सारी डिस्कशन लिख के आएंगे, थोड़ी सी शॉर्टर वाली भी डिस्कशन लिख के आएंगे। अमोर्टाइजेशन में बस थोड़ी सी एक शॉर्टर वाली लाइन भी डालेंगे अमोर्टाइजेशन की, जब थ्योरी डिस्कस कर रहे होंगे। तो अमोर्टाइजेशन निकलवा दें। 17 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2.83। कितने लोगों ने सिर्फ 17/5 किया था जी, 2-3 लोगों ने। मोहतरम ये 1 मार्च 11, इसको आपने हाईलाइट करना है। अच्छा ये टिक कर लें किताब में क्या क्या चीज़ें हो गई हैं नोट्स में। चलें कल करेंगे, ठीक है।